मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर मध्यकालीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के विषय में चर्चा करेंगे। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए उस समय के जिस काल का हम अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात अध्ययन काल के स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जिन तथ्यों के आधार पर हम अतीत का निर्माण करते हैं, उस काल का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए सोर्सेज का होना, सोर्सेज की जानकारी, जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर इतिहास का हमने निर्माण किया है, तत्कालीन इतिहास का निर्माण किया है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम सुविधा के अनुसार इसका जो विभाजन है, मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का जो विभाजन है, हम सामान्य तौर पर तो दो प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि स्रोतों की अधिकता है, तो हम इन्हें दो भागों में बांट के देख सकते हैं, सल्तनतकालीन स्रोत और मुगलकालीन स्रोत। एक हिस्सा 1206 से 1525 तक के बीच का, जिसे हम सुविधा की दृष्टि से सल्तनत काल के नाम से पुकारते हैं, तो उस काल की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत। और दूसरा है मुगलकालीन स्रोत, जो 1525 से पानीपत के प्रथम युद्ध से लेके और 1761 तक का, पानीपत के तृतीय युद्ध तक के जो स्रोत हैं, तो इन्हें इस कालखंड में। और दूसरा एक अन्य तरीका भी है कि हम या तो राजवंशों के आधार पर इसका निर्धारण कर लें, या फिर जो सुल्तान अथवा शासक अथवा राजा, जो भी हम नाम दें, जो भी सुविधानुसार आपको उचित लगे। जैसे हम एक तरीका तो अपना सकते हैं दास वंश। सबसे पहला वंश जो था वो दास वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, और वहाँ से लेके रजिया के बाद तक के जो शासक हैं वो दास वंश से आए, और प्रमुख जो शासक हैं उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया। तो हम इस आधार पे भी इनका विभाजन कर सकते हैं। दास वंश है इम्पोर्टेंट, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है। तो सल्तनत काल में हम इस आधार पे भी इनका विभाजन कर सकते हैं। हमने यहाँ विभाजन किया है मुगल काल और सल्तनत काल। तो हम बात करते हैं पहले सल्तनत कालीन स्रोतों की। इनमें सर्वप्रथम जो अलबेरूनी था, जो गजनी से ही महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी का ये समकालीन था, और उसके साथ ही ये भारत आया था, और यहाँ आने के पश्चात ये यहीं का होकर रह गया। ये मूलतः ख्वारिज़्म का रहने वाला था, और कालांतर में ये गजनी में आकर बसा, और उसके पश्चात महमूद गजनवी के साथ ये भारत आ गया, और इसने भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। ये लेखन, कला,
ज्यामिति, दर्शन शास्त्र इसका ज्ञाता था। इसने महमूद गजनवी के साथ महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए, उन आक्रमणों को अपनी आँखों से देखा और उन आक्रमणों के समय उन आक्रमणों का वर्णन किया और साथ ही साथ उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो ग्रंथ है तारीख़ुल हिंद, जिसे तहरीक-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, हम इसका जो उच्चारण करते हैं वो तहरीक-ए-हिंद के नाम से भी करते हैं। तो तारीख से मतलब है इतिहास। उसी तरीके से एक अन्य ग्रंथ है जो अल उतबी के द्वारा लिखा गया है, तारीख़-ए-यामीनी। यह ग्रंथ अरबी भाषा में रचित है और ये जो अल उतबी था ये महमूद गजनवी का सचिव था और इसे महमूद गजनवी के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त थी। उसने अपने इस ग्रंथ में सुल्तान नसीरुद्दीन सुबुक्तगीन के शासनकाल और महमूद गजनवी के भी 1020 ईस्वी तक के जीवन का वृतांत इस ग्रंथ में लिखा है। तो कुल मिलाकर सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला ये एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरीके से ताजुल मआसरी सदरुद्दीन मोहम्मद बिन हसन निजामी, यह हसन निजामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मोहम्मद गौरी के भारत अभियान के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। यह तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध और उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का भी कुछ वर्णन इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला ताजुल मआसिरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर तबकाते नसीरी, जिसका लेखक है मिनहाजुस सिराज, इसका जो पालन पोषण है वो मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने किया था। और मिनहाज ने जो अपना ग्रंथ लिखा है तबकाते नसीरी, इस ग्रंथ के अंतर्गत नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल 1259 से 60 ईस्वी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला है। इसमें इस ग्रंथ में 23 अध्याय हैं। इसमें एक से लेकर ये जो ग्रंथ है ये मुस्लिम साम्राज्य का या इस्लाम के विस्तार और मुस्लिम साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसमें जो 23 तबके हैं, तबकों से मतलब अध्याय, चैप्टर्स हैं, उनमें 1 से लेकर 16 जो अध्याय हैं उसमें विश्व के अन्य जो प्रमुख मुस्लिम राजवंश हैं उनका इतिहास लिखा गया है। और 17वें से लेकर 23वें अध्याय तक जो ये 7 अध्याय हैं उसमें भारत में जो प्रारंभिक तुर्क अभियान हुए हैं, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान हुए हैं, उनका वर्णन इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है मध्यकालीन भारत में, अमीर खुसरो। वो पांडित्य से परिपूर्ण व्यक्तित्व है। वो विद्वान है, कवि है, गीतकार है और साथ में इतिहासकार भी है। उसके ग्रंथों में
जो उन्होंने रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों में तत्कालीन परिस्थितियों का नज़ारा हमें दिखाई देता है। इसके जो इनका जन्म एटा, उत्तर प्रदेश का एटा एक ज़िला है, उसके पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। क्योंकि इनके पिता सुल्तानों के साथ रहे हैं, नोबेल थे, तो इनका प्रारंभिक जीवन भी उसी तरीके से इनकी परवरिश हुई है। इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं उनमें किरान उस सदाईन, मिफ्ताउल फुतूह, खज़ाइन उल फुतूह, देवल रानी और खिज़्र खां, इनकी जो प्रेम कथा है उसका वर्णन किया है और ग्रंथ को नाम दिया है आशिका। उसी तरीके से नूह सिपेहर और तुगलक नामा, ये जो ग्रंथ हैं ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अमीर खुसरो ने सुल्तान कैकूबाद के विषय में वर्णन किया है किरान उस सदाईन नामक ग्रंथ में। ये बताता है कि कैकूबाद और उसके पिता बुगरा खां, जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे, के बीच अवध में जो भेंट हुई थी, उस भेंट का वर्णन इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ के द्वारा उस समय की भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी तरीके से मिफ्ताह उल फुतूह, ये अमीर खुसरो का जो ग्रंथ था, ये जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का ग्रंथ है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी की उन विजयों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है जो उसके द्वारा अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में की गई थी। खज़ाइन उल फुतूह, इसकी जो ये रचना है ये तारीख़ अलाई के नाम से भी जानी जाती है, और ये जो ग्रंथ है यह गद्य में लिखा हुआ है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के 1311 ईस्वी में जो उत्तर दक्षिण भारत का अभियान इसके द्वारा किया गया था और मंगोलों का जो आक्रमण था उसके विषय में विश्वसनीय और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है। देवल रानी तथा खिज़्र खां जो ग्रंथ है आशिका, इसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा 1316 ईस्वी में की गई, और ऐसा माना जाता है कि इसके कुछ छंद इसमें बाद में भी जोड़े गए। इसमें अलाउद्दीन का जो बड़ा पुत्र था खिज़्र खां और गुजरात के राजा कर्ण की जो पुत्री थी देवल देवी, इनके प्रेम की कहानी का उल्लेख है। आरंभ में खुसरो ने इसे देवल देवी तथा खिज़्र खां के विवाह का उल्लेख करके समाप्त कर दिया था, लेकिन कालांतर में इसमें कुछ हिस्सा बाद में जोड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन की बीमारी और मलिक काफूर के अत्याचारों का भी वर्णन मिलता है। उसी तरीके से नूह सिपेहर, जिसकी रचना अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी के समय में की थी, यह ग्रंथ 9 अध्यायों में विभाजित है। पहले 2 जो सिपेहर हैं, जो नूह से मतलब 9 और सिपेहर से मतलब अध्याय, पहले जो 2 अध्याय हैं उनमें खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की कुछ युद्धों का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में उसने भारत के वैभव और गौरव की प्रशंसा की है। फिर भारत की जलवायु, वनस्पति, फल फूल, भारतवासियों के चरित्र, भारत के रीति रिवाज, इन सब का वर्णन इस ग्रंथ के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। फिर एक अन्य ग्रंथ जो लिखा गया है तुगलकनामा, यह अमीर खुसरो का संभवतया अंतिम ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसने ये रचना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में की। इसके द्वारा
खुशखशाह पर गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। ये जो विजय प्राप्त की थी ये 1320 ईस्वी में प्राप्त की थी। तो इन ग्रंथों के माध्यम से जो अमीर खुसरो है उसके द्वारा जो रचित ये 6-7 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर एक अन्य इतिहासकार है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। उनके द्वारा रचित ग्रंथ है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इस ग्रंथ में फ़िरोज़ शाह तुगलक के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सल्तनत कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में जो ये ग्रंथ है ये महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम इस ग्रंथ को। इसमें फ़िरोज़ तुगलक के राज्यकाल के पहले 6 वर्षों का इतिहास लिखा गया है और इसमें उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी सत्यता के विषय में जियाउद्दीन बर्नी को स्वयं को पूरा विश्वास है। वो स्वयं इस ग्रंथ के विषय में कहता भी है कि मैं जो कुछ इस में लिख रहा हूँ वह सारा सच है और इस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों, बाजार नियंत्रण व्यवस्था और मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं तथा उसके समय में हुए विद्रोहों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। संक्षेप में अगर कहें तो अलाउद्दीन से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल का यह ग्रंथ बड़े विस्तृत या विस्तार से अपने ग्रंथ में उल्लेख करता है। बर्नी ने इतिहास को सुल्तानों के युद्धों तथा उनकी शासन व्यवस्था के वर्णन तक ही सीमित नहीं रखा। उसने उस काल की राज्य के उच्च पदाधिकारियों, प्रसिद्ध अमीरों, आलिमों, कलाकारों तथा सूफियों का भी उल्लेख किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग का इतिहास से कोई ना कोई संबंध रहता है, तो इसी कारण से समाज के हर वर्ग का उसने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। इसी तरीके से एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना ईसामी के द्वारा की गई है। इस ग्रंथ का नाम है फुतुह उल सलातीन। इसकी जो रचना है ये 1350 ईस्वी में दक्षिण में दौलताबाग नामक एक जगह है, वहाँ बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उसके विषय में इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया। ईसामी ने इस ग्रंथ की जो रचना है वो कविता के काव्य के रूप में की है। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का इतिहास है। ईसामी की जो ये पुस्तक है ये सल्तनत काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती है। सुल्तान बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में ये ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला है। इसी तरीके से जो मोरक्को का निवासी था इब्ने बतूता, उसका रेहाला है, यह 14वीं शताब्दी का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत की यात्रा इसने 1333 ईस्वी में प्रारंभ की और लगभग 1341-42 तक वो भारत में रहा। इस दौरान इसने जो सल्तनत कालीन दरबार था उसमें भी इसकी नियुक्ति हुई और इसके पश्चात उसे कुछ समय जेल के अंदर भी व्यतीत करना पड़ा। और जब ये वापस मोरक्को चला गया तब इसने वहाँ जाकर भारत के विषय में अपनी आँखों से जो देखा था उसका वर्णन किया।
किया है। अपने यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के पहले के दिल्ली सुल्तानों के जो कार्यकाल है उन घटनाओं का वर्णन भी किया है। हालांकि ये जो वर्णन है ये जनश्रुति के आधार पर है, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक का काल है उसके काल में इसने अपनी आँखों के द्वारा देखा हुआ वर्णन किया है। अफीक के द्वारा एक रचना की गई है तारीख़ फ़िरोज़ शाही की। इसका जो लेखक है वो शम्स सिराज अफीक है। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का समकालीन था और इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की हैं। यह ग्रंथ बताता है कि फ़िरोज़ तुगलक की जो धर्मनिष्ठा और उदारता थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आता है। वो फ़िरोज़ तुगलक को एक आदर्श मुसलमान शासक मानता था। अफ़ीफ की जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है इसका सबसे बड़ा दोष यही था कि वे तुगलक के कार्यों का जो वर्णन है वो बढ़ा चढ़ा कर करता है। इसी तरीके से एक अन्य ग्रंथ है फुतुहात फ़िरोज़ शाही। ये ग्रंथ स्वयं फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा रचित है। इलियट और डाउसन वो इस ग्रंथ को फ़िरोज़ तुगलक के शासन के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। उसी तरीके से एक ग्रंथ है तारीख़ मुबारक शाही जिसकी रचना यहया बिन अहमद सरहिंदी ने की है। इस ग्रंथ में सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जो ये यहया बिन अहमद सरहिंदी है ये सैयद वंश का दरबारी इतिहासकार था। इसी तरीके से तारीख़ खाने जहानी, इस ग्रंथ का जो लेखक है वो नियामतुल्ला मुग़ल सम्राट जहांगीर का समकालीन था और इसने लोदी वंश के शासकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने ग्रंथ के माध्यम से दी। और जो एक अन्य ग्रंथ है तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला के द्वारा की गई है, इस ग्रंथ में अब्दुल्ला ने दिल्ली सल्तनत के लोदी सुल्तानों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की है। तो इस प्रकार ये वर्णन था सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों का। धन्यवाद।